बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, झूठे मुकदमात में सजा दिलवाई गई। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए DROs और AROs की ट्रेनिंग जो है उसको रोक दिया है। जबकि तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब के इंतखाबात मुलतवी करने का जो इल्ज़ाम था उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि 8 फरवरी के तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल हैं। जी, सूरत हाल वो चूँकि वो एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जी, तो उसके हवाले से ये बात कही गई कि शायद इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ एक बात बनी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया। और जो बार एसोसिएशंस हैं उनका ख़ास तौर पे बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात आ रही है कि इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होंगे 8 तारीख को। और वो असल में मेरे ख्याल से वो बहम पैदा हुआ है वो एक फ़ैसले की वजह से, एक फ़ैसला है और वो दूर हो जाएगा जी। मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर ये इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे और उसकी तैयारी जारी है। सियासी अब फैसले आ रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतें फ़ैसले कर रही हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तमाम जज साहिबान, वो जज साहिबान जो है उनका जुडिशल काउंसिल में देखें क्या होता है मुज़ाहिर नकवी साहब का। लेकिन इसमें जो एक बात है वो ये है कि ये एक दफ़ा होना था, एक दफ़ा इस मुल्क में ऐसा होना था, जो हो रहा है ना ये एक दफ़ा ऐसा होना था। और ये ब्लैक होल पूरा सिस्टम जो है ना उसने इस तरह से बिल्कुल खुल के सामने लोगों के सामने आया होना था कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किन शख्सियात ने दबाव डाला। ये शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है जी, और शौकत सिद्दीकी साहब, ये बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिन पे मैं ये गुफ्तगू नहीं कर पाया उस दौर में, क्योंकि मतलब है कि मेरे ख़्याल से 6-7 दफ़ा 2-2 महीने, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 1-1 महीने की वो प्रोग्राम बंद रहा। तो बहुत सी बातें मैं कह नहीं पाया उस दौर की, उस वक्त की। तो मेरे ख्याल से कोई 7 या 8 दफ़ा बंद हुआ था ये प्रोग्राम 2017-18, 16-17-18। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया ये जो केस था ना इसका, ये इस दौरान अच्छा मैं ज़्यादा इस पर इसको मैंने स्टडी भी नहीं किया था। ये उमर जिमा साहब की स्टोरी जो भाई ना पनामा के पनामा लीक्स और ये सारा चला सिलसिला, तो मैं इसकी थोड़ी सी वो कार्रवाई वगैरह JAT बन गई और ये सारा करा के तो मैं, लेकिन फिर उसके बाद जब फैसला आ गया तो फैसले के ऊपर मैंने कहा अच्छा फैसला आ गया होगा। मुझे बाद में अंसार अब्बासी साहब ने एक दफ़ा बहुत बाद में, मैं असल में मैं ये समझ रहा था कि फ़ैसला शायद कोई करप्शन के केसेस वगैरह ऐसा है, तो अंसार अब्बासी साहब ने मुझे बाद में बताया कि ये तो पनामा ये जो है ये केस अकामा का केस है। तो मैं उसको समझ नहीं पाया उसको, इसके फ़ैसले को ना उस वक्त भी मैंने कहा ये कैसे, ये क्या है। उन्होंने कहा ये तो अंसार अब्बासी साहब ने मुझे उन्होंने थोड़ा सा मुझे 2-4 जुमले बताए, तो फिर मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाए, अच्छा मैं ये इसलिए मैंने कहा ये नवाज शरीफ साहब ये बात इसलिए कर रहे हैं, ये वाकई ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये कामा पे हुआ है, ये तो उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ही नहीं था, ये उसमें साबित ही नहीं हुआ नैब की तरफ से। तो ये केस जो है ये मुझे समझ ही नहीं आया, उस वक्त भी नहीं समझ में आया कि ये क्या था। ये मतलब है कि ये, और इसमें दूसरी जो बात है जो इसमें स्टांस था ना, ये जो भी ये स्टोरी आई थी पनामा की, इसमें जो सबसे दुरुस्त स्टांस अगर किसी का था सियासी जमातों में तो वो जमात इस्लामी का था। सिराजुल हक साहब का ये कहना था कि उसमें 300-400 नाम आए हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आप सब का करें सिलसिला। ये एक जो उठाया गया ना, एक को उठा के, और उनका पता भी नहीं वो कौन से, वो क्या था, कितने पैसे किसके थे, क्या था वो, उसके नतीजे में ये यहाँ से फिर वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग शुरू होती है नैब की कि 400 नाम आते हैं, 400 नाम थे उसमें या 350-400 उसमें नाम थे, उसमें एक उठाया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ये बात आज नहीं कह रहे होते या ये पूरा चलता ही ना सिलसिला, अगर वो 400 के 400 आते ना तो क्रॉस
या तो आप ना करें, एक करे किया और उसको भी एक अजीबो गरीब मलगूबा सा, और बाकी तो सारी बातें आप नहीं छोड़ दें। एक का भी था ये शौकत सिद्दीकी साहब का जो मामला है, जी। यानी ये तो अजीब एक कहानी है शौकत अजीज साहब की। और मतलब है कि हम तो मतलब माजरत ही हम क्या मतलब बतौर कौम एक माजरत कर सकते हैं शौकत सिद्दीकी साहब से। और ये सारा मामला इससे जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब पे गुजरे, लेकिन वो फ़ाइज़ ईसा साहब बहरहाल आप देखें। अच्छा, ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कुदरत के फ़ैसले होते हैं। मतलब शौकत सिद्दीकी साहब का नाम मतलब लोगों ने बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं कहीं था, कहीं जिक्र ही नहीं था शौकत सिद्दीकी साहब का कभी इस तरह से होगा। और ये शख्सियात जो उनसे जाके दबाव डालती रही, इनका नाम कभी आएगा। और फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में तो ये था कि बस ये मेरी एक बड़े लॉयर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है आजकल, लेकिन वो खान साहब, हामिद खान साहब की बात नहीं कर रहा ना, अली ज़फ़र साहब की बात कर रहा हूँ। उनसे मैंने कहा, मैंने कहा फ़ाइज़ ईसा साहब को ये तो क्यों आप कर रहे हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब को ये मैंने देखा है सारा, मुझे पता है अच्छी तरह, आप क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मतलब कोई इशू ही नहीं था, उन्होंने कहा यार मसला क्या है भाई, हम फलाने आज साहब हमारे साथ हैं, तो वो जब पीछे लगे तो वो क्या, हमें क्या इशू है इसको करने का। तो मतलब वो मैंने कहा आप तो खुद कानून में हैं और इसको देखें तो सही। तो उन्होंने, अब वो जाहिर है कि प्रॉब्लम्स में नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, तो ये बाद में खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, और वो साहब खान साहब को छोड़ गए। देखिए ना, खान साहब ने कहा कि मैं तो, मुझे तो ये नहीं, मैं नहीं था फ़ाइज़ साहब के अगेंस्ट, मैं तो रोकना चाहता था, लेकिन वो बस बात है ना कि उस वक्त आप उसको देखें तो सही। और ये मैं आपको बताऊं, ये इतनी जो पोलराइजेशन है ना, मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये अदलिया वाली तहरीक में अब ज़ाहिर तस्वीरें हम नहीं चला सकते खान साहब की, लेकिन ये खान साहब और नवाज शरीफ साहब और ये सारे जब एक साथ होते थे ना, और खान साहब की और नवाज शरीफ साहब दोनों ने बैकआउट कर दिया था 2008 के इलेक्शंस का। लेकिन ये हुआ कि फिर जरदारी साहब ने ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप हिस्सा लें, आएँ और हिस्सा लें। उसमें ताख़ीर हो गई थी, कहीं लोगों को याद होगा वो नवाज शरीफ साहब के वापस आए थे, वो बाइकआउट कर गए थे। अचकज़ई साहब भी बाइकआउट कर गए थे, एतज़ाज़ एहसन साहब भी जो सारे रहनुमा थे, ये सब बाइकआउट कर गए थे। तो ये बड़े ये साथ थे जब ये अदलिया बहाली तहरीक चली है और ये रस्ते में फ़ैसला हुआ है तो साथ इस एक साथ थे खान साहब और नवाज शरीफ साहब। ये इतनी जो पोलराइजेशन और इतनी तलखियाँ और इतना कुछ हुआ है, ये इसको जो है वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2011 या 13 से हो रहा है, लेकिन वो मतलब ये उससे पहले साथ भी तो थे, ठीक है ना। और बहरहाल 2011 का जो जलसा था उसको तो वो तो लाहौर में हुआ था ना, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला। बहरहाल तो ये इतनी पोलराइजेशन ये ख़त्म हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा ये इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह ये है कि ये तो कभी ना कभी तो ये तो स्यापा सारा जो सिस्टम सो कॉल्ड पता नहीं क्या है, इसने इसी तरह से गिरना था। गिर के एक दफ़ा जाए और जान छूटे लोगों की मईशत सिक्योरिटी में हमेशा कहता हूँ इस्तेकाम मईशत सिक्योरिटी, आपकी यूथ, ये आपके नौजवान आ रहे हैं, ये इनका क्या फ्यूचर है आगे बच्चों का। अच्छा, ये 3-4 आर्मी चीफ की वहाँ से मुलाकात हुई है जी, सेक्रेटरी डिफेंस से, और मुख्तसर सा अलामिया है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मेरे ख़्याल से इतनी संजीदा सिचुएशन है कि उसमें इसी किस्म का शॉर्ट बयान की मुलाकात हुई और ख़ित्ते के मामलात और बाकी अफ़गानिस्तान आगे पीछे गुफ्तगू हुई उनकी, और एक गैर मामूली सूरत हाल है। जैक सलिवन जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो उन्होंने इसराइल आना था, तल अवीव पहुँचना था, तो वो गैर एलानिया दौरे पे वो रियाद पहुँच गए, मुख्तसर दौरे पे। और रियाद पहुँचने के बाद उनकी जो है वो मुलाकात हुई वली अहद
और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन तस्वीर जारी नहीं हुई। और तस्वीर जारी नहीं हुई, सिर्फ अलामिया जारी हुआ वाइट हाउस का, जो कि जिसमें जो सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें तस्वीर जारी नहीं हुई मुलाकात की, लेकिन अलामिया जारी हुआ सऊदी अरेबिया में इस मुलाकात का। और ये मुलाकात जो है ये जो सेकंड इसमें वाइट हाउस का अलामिया है, रीड आउट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन्स मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान। और इसमें जो है इसको अगर देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी गज़ा के ऊपर एक तो बात हुई, ठीक है, बायलेटरल रीजनल इश्यूज़ बहुत सारे, और जो ज़ाहिर है कि तो मुल्कों के अपने ताल्लुकात भी ना, बायलेटरल कॉपरेशन, सिक्योरिटी, कॉमर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, और ये और ओपन रेडियो और वो एक टेक्नोलॉजी, उस पर बाद में भी बात कर लेंगे, उस पर भी डिस्कशन हुए, तो बात आगे मतलब करके, लेकिन तस्वीर जारी नहीं की। और ये उसके बाद वो चले गए ओपन रेडियो एक्सेस और ये सारा जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर बात हुई सारी। अच्छा, लेकिन दूसरा जो मामला हुआ वो ये हुआ कि उनकी तरफ से कहा यह गया कि एक है कंबाइंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अच्छा, ये कंबाइंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ये है कंबाइंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कंबाइंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को इस तरह से हम लें कि जो समंदर के रास्ते तिजारत दुनिया भर में हो रही है, सप्लाई चेन्स हैं, और बड़ा इसका इस वक्त एक ग्लोबल सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको बरकरार रखने के लिए ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है ये कायम हुई थी, फोर्सेस। और ये वैसे तो यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं दूसरी जंग अजीम से, यहाँ उस वक्त से है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मौजूद हैं इंडियन ओशन और ये रेड सी और ये नहर सुईज और ये सारा क्राइसिस वगैरह जब हुआ है जमाल अब्दुल नासिर के दौर में। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जो जब ये अलकायदा ये यानी सूडान की बॉम्बिंग्स, और उसके बाद ये 9/11 से पहले यहाँ पर एक बाकायदा बनना शुरू, एक प्रेजेंस आनी शुरू हो गई थी, यूएसएस कोल और ये सारा टैक्स वगैरह लोगों को याद होगा। उसके बाद लेकिन फिर ये हुआ कि 9/11 के बाद जो है ना, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है इसने एक प्रॉपर एक शक्ल इख्तियार कर ली। ये बहरीन में स्टेज, जो हम कहते हैं ना पांचवा बेड़ा, पांचवा बहरी बेड़ा, तो ये उस तरह की एक उनके साथ ही अटैच हो गई। लेकिन ये जो है इसमें फिर इसमें इजाफा होता गया, और इसमें इजाफा इस तरह से होता गया कि इसमें 39 ममालिक इसका हिस्सा बन गए, क्योंकि ये पूरी जो ये सेंट कॉम के अंडर है, ये सेंट कॉम की जो है ये उसके अंडर नेवी है, ठीक है, सेंट कॉम की नेवी है जो कि यहाँ पे तमाम इलाके में। तो इसको पहले तो ये CTF 150 150 ये गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन के लिए, अगर हम इसको ये दिखा सकें मैप में। फिर उसके बाद CTF 151 जो है ये काउंटर पायरेसी, जो कज़ाक यहाँ पे आ गए थे उनके अगेंस्ट। फिर CTF 152 ये अरेबियन गल्फ में, ठीक है, एक गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन एक ये। अच्छा, फिर जो 153 है ना, ये 2022 में बनी 153, इसको अगर बड़ा करके हम दिखाएं हमारी टीम तो हम जी 153 सबसे बाद में बनी, ठीक है, और 154 अभी बन रही है, मतलब ठीक है। तो ये जो है ये आप समझें कि 153 बनी ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के लिए। अच्छा, और इसमें अगर हम ये दिखा सकें, इसमें ये 39 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, ठीक है, और ये 39 कंट्रीज जो हैं इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें बहरीन भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें जापान भी है, इसमें UAE भी है, इसमें यमन भी है, इसमें इंडिया भी है, ठीक है ना, इसमें जो है टर्की भी है। अक्सर आपने सुना कि यहाँ पर मशकें हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान और अमेरिका के वो बहुत सारी मशकें हैं, मतलब वो कोई जंगी मशकें नहीं हो रही होती किसी के अगेंस्ट, लेकिन वही होता है कि कंबाइंड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती हैं। कभी कभी पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड एक्सरसाइजेज भी हो रही होती हैं फौजों की, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा बिल्कुल चैनल्स होते हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ मुल्क अपनी कर रहे होते हैं सारी। अब इन्होंने एक प्रपोजल ये रखा कि जी हैं तो 39 कंट्रीज़,
लेकिन उन 39 कंट्रीज़ में से 12 मुल्कों की मदद लेके अमेरिका की तरफ से ये बात की गई कि फौरी तौर पे हम हुतीज़ के अगेंस्ट जो है इसको बढ़ाने जा रहे हैं। सही। यानी जो ये जो मैरीटाइम, अच्छा मैरीटाइम सिक्योरिटी को अगर हम देखें ना, तो अगर हम इसमें दिखा सकें तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं ना, उसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल हैं, फिर उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, फिर ट्रेड रूट्स हैं, स्मगलिंग, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो ये पूरा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक अपनी जगह एक पूरा एक सब्जेक्ट है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, हरिकेन्स आ गए, कभी कोई सुनामी आ गया, जो नीचे आप देख रहे हैं ना बॉक्स में, इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो ये मुख्तलिफ हवालों से इसमें जो है ना मतलब ये कोई जंग इसका एक हिस्सा है, ये जो ऊपर मिलिट्री, लेकिन इसके बाकी बहुत से मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे। और बाद में फिर ये हुआ कि जब ये गज़ा का सिलसिला शुरू हुआ, तो अगर हम देखें तो यूएस नेवल एक्टिविटी मिडल ईस्ट में और बढ़ गई। यूएसएस जेरल फोर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है, और आइजनहावर भी आ गया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये दो भी मज़ीद आ गए और ये कार्रवाई यहाँ पर आना शुरू हो गए सारे। अच्छा, तो अब अमेरिका की तरफ से जो ये रीड आउट है और उसमें भी ये प्रपोजल गया, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ राइटर्स को, फोर्स लाइट सेंसिटिव इश्यूज कोट करना बेहतर है, कि अमेरिका ने फोर्स लाइट जो है कि कहा कि जी ब्रॉडेस्ट पॉसिबल रेड सी मैरीटाइम कोलिजन बनना चाहिए यहाँ पे हुती अटैक्स के। अच्छा, ये वो वाला मैरीटाइम, लोगों को शायद याद हो कि आज से 5-6-7 महीने पहले यूएई ने कहा था कि हम अलग हो रहे हैं, अमेरिकन मैरीटाइम फोर्सेस से अलग हो रहे हैं, हम उसमें एक्शन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये 5th स्लाइड में दिखा रहा हूँ इसलिए कि वो याद आ जाए कि ये वो मैरीटाइम फोर्सेस हैं। तो थोड़ा सा मामला तल्ख हुए थे, वो इसका हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कहा था मशकों में हम हिस्सा नहीं लेंगे। जो 5th स्लाइड मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, तो यूएई ने मेरे ख्याल से मई के अंदर 31 मई को उनकी तरफ से रिएक्शन आया था, ये अमेरिका की तरफ से कोई बात की गई थी, तो आगे से यूएई ने जवाब दिया था। एनीवे, तो ये उसकी वो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, अब लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने ये बयान दे दिया, और इन्होंने ये बयान दिया और इन्होंने ये यहाँ पर आए जैक सुलिवन, और उन्होंने कहा कि ये मैरीटाइम जो मामलात हैं ये तो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े ख़राब हो रहे हैं, ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है, तो इसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे मज़ीद इसमें जहाज़ों में इजाफ़ा किया जाए, और इजाफ़ा करने के बाद जो है वो इसको जो है वो ये बात मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ जैक सुलिवन की मौजूदगी के दौरान उनके अमेरिका से रवाना होने और सऊदी अरब पहुँचने के दौरान जो है वो एक तो ये है कि आर्डमोर एनकाउंटर जो है उसके ऊपर अटैक हो गया दोबारा, हुतीज़ ने दोबारा अटैक किया। अच्छा, और ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेंटकॉम की प्रेस रिलीज़, सॉरी उनका जो प्रेस स्टेटमेंट आया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है ये इसके ऊपर 8 बजे सना टाइम के मुताबिक 13 तारीख को जो है ये इसके ऊपर मार्शल आइलैंड के, पहले तो नॉर्वे पे था ना जो जिस पर आग लग गई थी, जैसे ये इंडिया से आ रहा था, और इस पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस पर ऑयल यानी ऑयल है इसके ऊपर, एडमोर एनकाउंटर के ऊपर, और इसके ऊपर अटैक हुआ। और वो ये कहते हैं कि यूएसएस मेसन जो है वो, अच्छा सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं अटैक हुआ, उन्होंने मेडे की कॉल दी थी, या इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इस जहाज़ पे प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने हायर करके जहाज़ पे रखी हुई थी, उन्होंने गोलियां चलाई, उधर से गोलियां चली, उन्होंने रॉकेट मारा, सारी मेडे की कॉल दी, ये जहाज़ पहुंचा। अब इस प्रेस रिलीज़ का दूसरा हिस्सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये यूएसएस जो इनकी मदद के लिए आगे पहुंचा, while responding to the distress call, मैसन शॉट डाउन एन अनआर्म्ड, जो कि उनके ऊपर लॉन्च हुआ था। यानी एक तो ऊपर है पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने मेडे किया, दूसरे में ये है कि ये फिर यूएसएस मेसन के ऊपर हुतियों ने इन पे भी दाग दिया। और अभी थोड़ी देर पहले जो है एक और वहाँ से ये खबर आ रही है कि एक और वहाँ पे एक जहाज़ के ऊपर उन्होंने अटैक किया। अच्छा, और ये अटैक उस वक्त हुआ है, ये हुआ है मेरिएक जिब्राल्टर पे, ठीक है, इसके ऊपर जो है ये सलाला ओमान से
ये जद्दा की तरफ जा रहा था, इसके ये पानी में गिरे हैं लेकिन रॉकेट्स इसके ऊपर नहीं हुआ, तो बस एक वहाँ से। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने आके बात की, सऊदी अरेबिया की तरफ से ना कोई रिस्पांस आया, ना कोई खबर आई, ना कोई बयान आया, कुछ भी नहीं। एक बस एक आया कि जैक सुलेमान वाइट हाउस की तरफ से आया, सऊदी अरेबिया ने इसको ज़्यादा कोई तस्वीर कुछ नहीं, लेकिन वो आए। आने का पता कैसे चल रहा है हमें, वाइट हाउस के एलामिये से। उसके फ़ौरन बाद जो है वो ये हुआ कि ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा इश्तियानी है। अच्छा, ये ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा इश्तियानी जो हैं ये ईरान के वज़ीर दिफ़ा हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इन्होंने उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया, एक तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो अमेरिका बात कर रहा है कि यहाँ पे अपनी फ़ौजी प्रेजेंस को बढ़ाएगा, एक कश्ती, छोटी सी बोट भी, जहाज़ को भूल जाएं, एक छोटी सी जो कश्ती है वो भी यहाँ पर हमारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो ये अच्छा, ये हुतीज़ का नहीं, ईरान की तरफ से कहा गया कि एक कश्ती भी यहाँ पर, एक बोट भी यहाँ पे नहीं आ सकती इस जगह पर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे वो जो कि इस वक्त गज़ा और इसराइल का जो मामला है उसमें उनको बचाने के लिए ईरान डायरेक्ट ईरान की तरफ से उनके, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे अमेरिकन अगर यहाँ पे जो है वो आए। मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ अल-मदाइन टीवी को, ईरान वॉन्स यूएस टास्क फोर्स कोलिजन टू फेस प्रॉब्लम्स इन रेड सी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो खैर ये ईरान की तरफ से अब आप देखें कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, उधर से अटैक्स हो रहे हैं, उधर से ये हो रहा है साथ ही। लेकिन फिर ये हुआ कि थोड़ी देर पहले जो है वो जैक सुलेमान जो है वो पहुंच गए तल अवीव, और इसी दौरान ये ख़बरें आईं वहाँ पर कि जी मोसाद के चीफ जो हैं वो दोबारा डायलॉग चाहते हैं, करें स्टार्ट, दोबारा जंग बंदी हो, ये वो, लेकिन नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट ने रोक दी है, और पूरी गज़ा स्ट्रिप जो है वो उस पर जो है वो बमबारी एकदम से शुरू कर दी जैक सुलेमान के आने से पहले। साथ ही जो एक बदकिस्मत, इंतहाई बदकिस्मत दिन है, और मैं इस पे इस कदर डिस्टर्ब हूँ, सब दुनिया परेशान है इस पे, कि शदीद बारिश वहाँ शुरू हो गई है गज़ा में, और शदीद सर्दी है वहाँ पे। आप ये समझें कि तकरीबन मतलब ज़ीरो के आसपास टेम्परेचर है, और ये आप अगर ये एक अपने बच्चे को उठा के लेके जा रहा है, मैं मनाजिर यहाँ पे इस वक्त इतनी बारिश है वहाँ, और तूफ़ान है, बारिश है, और वहाँ पर लोगों के पास जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ पर। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऊपर से आग है और नीचे पानी है, और अब जिनकी डेथ्स हो रही हैं वो पानी में ही, लाशें पानी में जा रही हैं, पानी में ही मतलब लोग अंदर ही दम तोड़ रहे हैं। ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे चूँकि वहाँ इतना कुछ ज़मीन पे बारूद, और पहले तो ये था ना कि आपको नज़र आ जाती है कोई चीज़ तो पैर बचा लो, ये ना कहा, वो कोई कहीं सलाख है, कहीं पर कोई रॉड्स पड़ी हुई हैं, कहीं कोई ईंटें गिरी हुई हैं, कहीं मलबा, तो लोग अब वहाँ पे गिर के दम तोड़ रहे हैं। और ये अंधेरा है, ये ज़हन में रखें, अंधेरा घुप है, कोई लाइट्स नहीं है, बिजली कुछ नहीं है यहाँ पे, और आग है सिर्फ, और उसके बाद ये हो रहा है। और इसमें पम्फलेट्स वहाँ से फेंके जा रहे हैं, और वो पम्फलेट जो हैं वो अब ज़ाहिर है कि लोग अपनी जगह परेशान हैं, और वो पम्फलेट्स के ऊपर ही लिखा हुआ है कि 4 लाख सर की कीमत है याहिया सिनवर की, और इस पे जो याहिया सिनवर 4 लाख, मोहम्मद सिनवर $3 लाख, राफिया सलामा और मोहम्मद दैफ 1 लाख, ये पम्फलेट वहाँ से ऊपर से फेंके जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई ना एक बात, लेकिन दूसरी जो बात है वो बहुत ही अजीब है। वो है कि CNN ने मुझे नहीं पता कि ये मामला कहाँ किस तरफ जा रहा है, हकीकतन मुझे अब नहीं पता कि ये मामला कहाँ जा रहा है। CNN ने
एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आज की है, सही। और वो है ये 34 स्लाइड। और वो ये कहते हैं CNN ने कि जो आधी बॉम्बिंग जो हुई है वो इनप्रिसाइज डम्ब बॉम्ब्स गिराए गए हैं। असेसमेंट यानी प्रिसाइज बॉम्बिंग नहीं हुई, ठिकानों पे नहीं हुई। प्रिसाइज बॉम्बिंग का मतलब होता है कि यहां पर 45% जो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हैं जो इसराइल ने इस्तेमाल किए हैं वो अनगाइडेड किए हैं। यानी उनको वो जहां मारना है मारो, मतलब इधर स्कूल उड़ा दो, इधर अस्पताल, मतलब वो कोई गाइडेड नहीं है कि जी यहाँ ठिकाना है तो यहीं पर मारो, बच्चे हैं मार दो, औरतें बैठी हुई हैं ना मारो। मतलब ये इन्होंने डम बॉम्ब्स गिरा दिए हैं, ठीक है। और ये असेसमेंट आई है, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और ये ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने 3 सोर्सेज ने कहा कि 45%, आप देखें 29,000 बॉम्ब्स गिराए गए, और वो उसमें से 45% जो है, नियरली हाफ, वो जो है वो अनगाइडेड थे। अब आप ये देखें कि ये किस कदर, यानी कुछ नहीं पता कि वहां पर कोई है, बस मार, उड़ा दो, गिराओ बम। अब ये जो सिचुएशन है, ये इस सिचुएशन में जैक सलिवन पहुंचे हैं वहां पे। ईरान ने कहा है कि इसके ऊपर आप यहाँ पे कश्ती भी लाने की कोशिश मत करना। यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है, यहाँ पर शदीद तूफ़ान आया हुआ है, और वो डायलॉग कह रहे हैं हमने शुरू नहीं करना। और जो रायामा है ख़ुद इसराइल के अंदर, वो अब तब्दील होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और वो तब्दील इस तरह से होनी शुरू हो गई है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस दुनिया की जो रायामा है ना, उसको आप देखें तो वो आपको सिर्फ अंदाज़ा होगा कि ये जो है ये अच्छा, सबसे पहले तो वो पहुँचे तो वज़ीर दिफ़ा ने क्या कहा है उनको। वज़ीर दिफ़ा ने ये 31वीं स्लाइड कि वॉर अगेंस्ट हमास टू टेक मोर देन सेवरल मंथ्स, उन्होंने कहा था इस हफ्तों में ख़त्म कर देंगे। अब वो जैक सलिवन को कह रहे हैं, ये मैं 41st स्लाइड कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी ये कभी कई महीने लगेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इसराइल, कई महीने लगेंगे अभी। मतलब एक इतनी सी गज़ा की पट्टी में से कोई इनको कुछ भी नहीं मिला सिवाय इसके कि इन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया है। यानी अनप्रिसाइज बॉम्बिंग कभी नहीं होता। कभी मतलब होता है ना कि आपने वो प्रिसाइज है, ड्रोन है, आपने आधे आपने को सबको मार दो, मतलब निशाना लगे ना लगे, बस गिराते जाओ। तो अब ये जो चीज़ सामने आई है, उसके बाद ये मामलात हो गए हैं ज़्यादा ख़राबी की तरफ। अल जज़ीरा कह रहा है ईरान वॉन्ट्स यूएस विल फेस प्रॉब्लम्स विद रेड सी टास्क फोर्स प्लान्स, ये 7वीं स्लाइड। अच्छा, ये जो है ना, ये इसके साथ ही एक तो ये हो गया मामला। दूसरा जो है, आप गार्डियन को देखें 37, बेंजामिन नेतन्याहू एक्यूज्ड ऑफ इवल कैंपेनिंग एट टाइम ऑफ वॉर। अच्छा, उसके बाद आप बाकी भी अगर दुनिया को देखें, ये फॉरेन पॉलिसी, कांग्रेस शुड आस्क हार्ड क्वेश्चंस अबाउट इजराइल एड। अच्छा, तो ये अब एक जो राय है पूरी दुनिया में, वो ज़रा थोड़ी सी ख़ासतौर पे CNN की ये जो खबर आई है ना, इसके बाद अब कल देखें कल क्या रिस्पॉन्स होता है सारा, कि बेगुनाहों को मार दिया उसमें, और सऊदी अरेबिया और UAE और बाकी सारे मुल्क इस वक्त सब जो है वो बिल्कुल एक शोक का आलम है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि बारिश, तूफ़ान, मैंने आपसे कहा ना कि अब इसमें क्या टैंक जाएगा, सॉरी इसमें क्या वो मदद जाएगी और क्या होगा, और बच्चे मर रहे हैं सर्दी से, और बीमारियां फैल रही हैं जैसे जंगल की आग की तरह बीमारी फैलती है इस किस्म की। आपने देखा वहाँ पे पानी में जो हालात हैं। तो ये अब कहाँ जा रहा है मामला, आप वक्फा में उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
डॉक्टर साहब, इलेक्शन के हवाले से जो भाम पैदा हुआ है, जो सियासी जमातें गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसकी तरदीद कर दी गई है, वो क्लियर हो गया, अब ज़ाहिर उनकी तरफ तरदीद हो गई, अब ये सब तैयारी की तरफ जाएँ। मैं आपको सिर्फ अरबिया का बता रहा हूँ कि उन्होंने भी अब ये कोट किया कि इस 39 स्लाइड जो है कि इसराइल नीड सेवरल मंथ्स। और वहाँ पे जो बारिश है, मैं सिर्फ ये बात आपसे कहूँ कि ये बारिश और तूफ़ान जो अचानक आ गया है इसके दौरान, इसको अगर हम उसके मनाजिर देखें ना वहाँ पे, मतलब सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है कि 29,000 बम गिरे एक छोटे से इलाके में, और उसके बाद वहाँ पे तूफ़ान है, बारिश है, लोग ये टेंट्स या थैले और ये जो जिस तरह से भी उनका, अगर हम तस्वीरें ये देखें किस तरह से लोग वहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ये लकड़ियों से आग जला रहे हैं, ये उठा के लेके जा रहे हैं। हम दिखा थोड़ी सी बड़ा तस्वीरें करके देख सकें हम ये मनाजिर। तो ये जो हैं ये इस वक्त वहाँ पे अज़ा में जो हैं वो बहुत मुसीबत में हैं लोग। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें एक बात जो और है वो ये है कि मुझे नहीं पता कि अब ये जो CNN ने स्टोरी की है कि इन्होंने अनगाइडेड मिसाइल यूज़ किया, इससे पहले वाइट फास्फोरस की स्टोरी भी दे चुके हैं। ये जो हम अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं ना, और हम ये कहते हैं कि ये रूल बेस, और इसने हमें कुछ दिया भी है, ऐसा नहीं है कि सारा ही ये ख़राब ही रहा है। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा को आप कहते हैं डिबेटिंग क्लब है और करारदादें और ये सारे, वो सेक्रेटरी जनरल की आप देखें, और ये अक़वाम आलम का एक रायमा देखें आप, और उसके बाद आप यूनिसेफ को देखें, आप इनके जो बाकी यानी WHO को देखें, यूनिसेफ को देखें, बाकी जो अदारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेज काम कर रही हैं, उनको अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये इन अदारों की भी बहुत ज़रूरत है, मतलब इनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त इसके ऊपर क्या, अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन ने आज अपनी वो जो सालाना उनकी स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो की है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं सिर्फ ये बात यहाँ पे ये बताऊँ, अच्छा 2 अटैक्स में ये वजाहत कर दूँ। एक तो पहले मैंने बताया ना यहाँ पे कि एडमोर एनकाउंटर पे अटैक हुआ है। दूसरा जो अटैक है ना, ये 23वीं स्लाइड से ये मेरिक कंटेनर शिप है, ठीक है, ये जो 23वीं स्लाइड है ना वो ये मेरिक कंटेनर शिप है, और एक जो है ये 2 अटैक्स हुए हैं अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है। तो एक मेरिक कंटेनर शिप पे हुआ है और एक उससे, तो एक प्रेस रिलीज से मुझे पता चल रहा है और एक यहाँ से पता चल रहा है, ये अलग है, दो अटैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये अच्छा मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, इसको तेज मैं कमेंट से इस पर कुछ भी नहीं करना, ये बात हम कर चुके हैं पहले। वॉल स्ट्रीट जर्नल आज क्या कह रहा है, विल अमेरिका बिट्रे यूक्रेन, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, EU सपोर्ट फॉर यूक्रेन एट रिस्क, क्योंकि हंगरी के ऑर्बन जो है उन्होंने कह दिया समिट के अंदर हम पैसे नहीं देंगे। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट, इन यूक्रेन द रिस्क इजंट स्टेलमेट, इट्स डिफीट। फिर पॉलिटिको बता रहा है दिस इज़ द वर्ल्ड इफ यूक्रेन लूजेस, वो बता रहा है कि भाई वाइट हाउस ने ये कर दिया, और उसके बाद 1 मिलियन शेल्स इस्तेमाल हुए हैं तो उनके पास, यूक्रेन को अगर ना हुआ तो दुनिया का क्या हाल बनेगा, डेविस्टेटिंग फेलियर ऑफ द वेस्ट, और यूक्रेन अगर जीत नहीं सका तो उसके नतीजे में क्या होगा, बिल्डिंग्स खराब होगी, 25,000 लोग मर गए, ये हो गया, फलां हो गया, धमाकना हो गया, रशियन आर्मी विल इम्प्रिजन, टॉर्चर, किल एनीवन, ये वो सारा। तो ये जो है ये जो है वहाँ पर यूक्रेन की जंग का ये अंजाम हुआ है। दूसरी जो मैंने बात की थी, वो मैंने बात जो है वो सिर्फ ये की थी कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है जी। पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, और वो रद्द-ए-अमल जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब की तरफ से है। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। उसके बाद OIC का लामी आया, उस पर भी हमने बात कर ली कि OIC का लामी आया सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट 57 ममालिक का, इंडिया ने उस पर रिएक्ट किया और कहा कि मैंने उस दिन ये बात की थी कि ये चाइना का भी इशू है, चाइना इस पर बात करेगा जी। और चाइना बात करेगा और चाइना की ज़रा सिचुएशन को बहुत देख के इंडिया, हमारा तो सिर्फ हम सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी ज़ाहिर है कि पॉलिसी तो उनकी अपनी है। मैं यहाँ पे दक्कन हेरल्ड को कोट कर रहा हूँ, 46th स्लाइड, चाइना सेज कि इंडिया कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख
हैज़ नो रेलिवेंस ऑन इट्स क्लेम्स ओवर वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, चाइना का रिस्पॉन्स आया ये। इंडिया टुडे आर्टिकल 370, चाइना सेज अपोज टू लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद द हिंदू 45th स्लाइड, आर्टिकल 370, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर वोंट इफेक्ट अवर पोजीशन ऑन लद्दाख सेज चाइना। द वायर 44वीं स्लाइड, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर बिलोंग्स टू चाइना, बीजिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट्स आर्टिकल 370 ऑर्डर। फिर ये टर्की की अनादोलू एजेंसी, चाइना डबल्स डाउन ऑन इट्स क्लेम ओवर पार्ट्स ऑफ लद्दाख इन कश्मीर। ये 370 का फैसला आने के बाद। ठीक है, तो बात सारी ये है कि ये इस वक्त एक यूक्रेन हमारे सामने है जहाँ पर जो कुछ हुआ। अब आज पुतिन जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो भाई हैं, ये यूक्रेन तो ये तो हमारे भाई हैं, ये तो वेस्ट ने लड़ाने की कोशिश की थी और हम माफ़ी वगैरह करके इनके साथ देख लेंगे मामला, फिक्र ना करें, दुनिया हम संभाल लेंगे यूक्रेन को। एक तरह से उन्होंने कहा है कि डिफीट हो गई है तो ये मतलब हम देख लेंगे, क्योंकि आर्मीनिया अज़रबैजान के दरमियान बड़ा कामयाब एग्रीमेंट जिसमें टर्की और रशिया ने कोशिश की है कि कोई कत्लेआम ना हो, कुछ ना हो, बस एक एग्रीमेंट होके उनके मामला तय हो गए आर्मीनिया और अज़रबैजान के। तो चाइना हो सकता है इसमें आ जाए और रोल प्ले करे। चाइना का एक पीस फार्मूला, अरब ममालिक आ सकते हैं। अरब ममालिक ये जो इस्लामी ममालिक और ये जो सऊदी अरेबिया में यूक्रेन पे हुई थी ना कॉन्फ्रेंस, जिसमें चाइना आया था, जिसमें रशिया थोड़ा सा माइंड कर गया था कि चाइना ने स्टांस लिया था, तो ये भी तो सऊदी अरेबिया कर सकता है इसमें बहुत बड़ा रोल। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, टर्की का रोल, इन मुल्कों का रोल, जो इन यूएई ने अपने आप को रखा एड तक, सिर्फ मुस्तकिल वहाँ से जो है वो एड जो है वो बच्चों को हॉस्पिटल्स में आना, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंसेस, ये सारी सऊदी अरेबिया ने आगे बढ़ के वो तो इतना ही काफ़ी होता है ना कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया के साथ इब्राहिम रईसी रियाद आए हों, इतना ही जो दुनिया के लिए मैचेस काफ़ी होता है, और तैयब अर्दोगन पहुँचे हुए पुतिन। ये तो अब बदलती दुनिया में यहाँ पर अब CNN एक और ख़बर साथ ये दे रहा है, देखिए ना, CNN ये कह रहा है कि ये ब्रेकिंग, ये मेन हेडलाइन है अभी CNN की, अनप्रेजेंटेड टेंशन 33rd अनप्रेजेंटेड टेंशन बिटवीन वाइट हाउस एंड नेतन्याहू एज बाइडन फीज पॉलिटिकल प्राइस फॉर स्टैंडिंग विद इसराइल। इसराइल के साथ खड़े होने की सियासी कीमत तो देनी होगी बाइडन को, क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा CNN क्या कह रहे हैं, इल्ज़ाम डल गया किस पे, यूरोप पे। 35वीं स्लाइड, यूक्रेन्स यूरोपियन अलाइज आर लेटिंग इट डाउन। अच्छा मतलब यूरोप की वजह से यूक्रेन को शिकस्त होगी। और CNN उसके साथ ही फिर आगे न्यूज़ कंटिन्यू कर रहा है, यूक्रेन फेसेस अ डॉन्टिंग विंटर आफ्टर ज़ेलेंस्की कांट कन्विंस रिपब्लिकन्स टू मूव क्विकली ऑन न्यू एड। ये देखें, ये मतलब है कि अब जैक सुलिवान क्या बात करेंगे, यानी और कई महीने चाहिए। कहाँ? गज़ा में, सिर्फ गज़ा में, जहाँ पर 29,000 बम गिरा दिए हैं, उसमें अनगाइडेड मिसाइल हैं। CNN दुनिया रिपोर्ट कर रही है कत्लेआम है। ये कोई आपके ख्याल से, और वो पम्फलेट फेंक रहे हैं कि हमें ये 4 लोग दे दो तो एक 4-4 लाख डॉलर देंगे, और 19,000 लोग शहीद हो गए। और वहाँ पर जो है वो इसकी पॉलिटिकल प्राइस तो जहन्नुम में डाले हैं इसके, जो इंसान जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, और ये 370 का जो इन्होंने किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर OIC की तरफ से अलामिया आना, वो FBI अपनी जगह लगी हुई है वहाँ पे सारा करना। चाइना ने आज उनकी जो मिलिट्री वहाँ पे जो रूलर्स हैं म्यांमार में, उनके और जो दूसरी उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली फोर्सेस हैं, उनके दरमियान सुलह चाइना करवा रहा है। तो म्यांमार के अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और साथ ही बांग्लादेश के इलेक्शंस में जो अमेरिका का स्टांस है। तो ये जो है ना, और फिर ईरान का खुल के कहना कि यहाँ पर एक कश्ती भी नहीं आनी चाहिए, और बाकी मुल्कों की तरफ से तस्वीर भी नहीं जाहिर होना, जारी किए जाना, जैक सुलिवान साहब की इलामिया आना। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को, प्रेसिडेंट बाइडन को फौरी तौर पे ये नेतन्याहू को तो फेंकना पड़ेगा, अंडर द बस फेंकें या इसको वहाँ लेके जाएं, जंगी जराइम, ठीक है, ये जो भी करें, लेकिन ये है कि ये सस्टेन नहीं हो सकता। इसके बाद तो हो ही नहीं सकता ना कि CNN कह रहा है कि अनगाइडेड मिसाइल, पहले कह रहे फॉस्फोरस गिरा दिया उन पे, उसमें बारिश हो रही है और ये हो रहा है, और
लोग बच्चे मर रहे हैं और हम सीज फायर नहीं करेंगे, कई महीने लेंगे, कई महीने। अभी हम कई महीने, मतलब ये जो जब डूब के मर जाएंगे लोग सारे, तो फिर कई महीनों तक हम वहाँ पे 4-4 लाख डॉलर का ऊपर से फेंकते रहेंगे कि हमें ये ढूंढ के दो इसराइल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों वाक़ लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।